So hello everybody, how are you all? This is Vikas Rana Kaushal and you're watching my channel Manufacturing with Rana। तो अब तक हमने देखा पैसे कंपनी बढ़ा नहीं रही, बॉस सीधे मुंह बात नहीं करता, काम पे 15 मिनट लेट हो जाओ तो हाफ डे कट जाता है इनकी। सॉरी। तो मैं कह रहा था कि अब तक हमने देखा कार्बाइड क्या है, क्यों बनाया गया, ये कितने टाइप का होता है एंड ग्रेड सिस्टम। अब इस तक इन कार्बाइड पार्ट 2 में हम जानेंगे कार्बाइड के बारे में कुछ और ज़रूरी चीज़ें एंड उसके साथ साथ टॉपिक से भटकाने वाली अनगिनत बात। सो लेट्स मेक सम चिप्स विद कार्बाइड। लेट मी रिकैप लिटिल बिट ऑफ प्रीवियस वीडियो। देखो कार्बाइड एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ये स्टील से भी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज़ कटिंग टूल्स में किया जाता है। पर इसकी एक दिक्कत है, ये हार्ड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। क्या मैंने ब्रिटल शब्द यूज़ किया? लेट मी एक्सप्लेन दैट। कोई भी मटेरियल जितना ज़्यादा ब्रिटल होता है उतना ही ज़्यादा जल्दी टूटता है। तो जो भी मटेरियल आसानी से टूट जाता है वो उसका ब्रिटल नेचर होता है। अगर आप किसी भी ब्रिटल मटेरियल पे एक झटका या एक इंस्टेंट प्रेशर देंगे तो वो उसी टाइम टूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लास हार्ड होता है पर गिरते ही टूट जाता है, तो सीधी सीधी बात यह है कि कार्बाइड को सीधा सीधा कहीं भी घुसा दो, पर जैसे कोई वाइब्रेशन या सडन झटका लगा वहीं पे कार्बाइड का खेल खत्म। अब बात आती है कि पूरे टूल्स कार्बाइड के क्यों नहीं बनाए जाते, सिर्फ आगे आगे का हिस्सा ही कार्बाइड का क्यों बनाया जाता है और बाकी बॉडी किसी अलग मटेरियल की क्यों बनाई जाती है। देखो इसके मोटे मोटे दो कारण। सबसे पहला तो कॉस्ट। कार्बाइड बहुत कॉस्टली मटेरियल है, स्टील से कई गुना ज़्यादा महंगा। अगर जनरल कंपैरिजन करूँ तो अगर एक एच का अच्छी कंपनी का 10 mm का ड्रिल लेना हो तो 300 से 400 रुपये में आ जाता है। पर अगर वही ड्रिल 10 mm का कार्बाइड का किसी अच्छी कंपनी का लेना हो तो 2000 से 3000 रुपये का आम ड्रिल मिलता है। इवन इससे भी कई ज़्यादा महंगे ड्रिल आते हैं अगर आप और ज़्यादा अच्छी कंपनियों के पास जाते हो, जैसे कि सैंडविक, कैनामेटल, सेराटिजेट, जहाँ पे आपको 15-15 हज़ार के ड्रिल भी मिलेंगे। एंड इवन लोकल मेड कार्बाइड टूल्स भी काफ़ी महंगे आते हैं। अब आप सोचो अगर पूरा टूल कार्बाइड का बनाए तो वो कितना महंगा बनेगा, और अगर पूरा का पूरा टूल टूट जाए तो पूरा टूल नया लेना पड़ेगा, पैसे भी वेस्ट और टाइम भी। इसलिए लोग टूल का सिर्फ आगे का काटने वाला हिस्सा कार्बाइड का बनाते हैं और बाकी का सस्ता और टफ मटेरियल जैसे कि स्टील का बना देते हैं। तो दैट मीन्स आगे का कटिंग कॉर्नर कार्बाइड और पीछे का कोई और सस्ता मटेरियल। इसका दूसरा कारण होता है शॉक्स को झेलना। जैसे मैंने आपको बताया कार्बाइड एक ब्रिटल नेचर का मटेरियल है, तो अगर इस पे झटके लगेंगे या वाइब्रेशंस लगेंगी तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन कटिंग करते टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब वाइब्रेशन होगी, कब चैटर आएगा और कब झटका लगेगा। तो इसीलिए कार्बाइड का सिर्फ अगला हिस्सा बनाया जाता है और जो बाकी की बॉडी है वो किसी और टफ मटेरियल की बनाई जाती है जो कम ब्रिटल होता है और शॉक को झेल सकता है। तो जैसे ही कटिंग एज पे जो कि कार्बाइड की है किसी तरह का शॉक आता है तो वो सारी बॉडी उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से कार्बाइड का टूल टूटने से बच जाता है। तो ये मेजर दो रीज़न है जिस वजह से कार्बाइड को पूरा सॉलिड नहीं बनाया जाता, यानी कि पूरा टूल सॉलिड कार्बाइड का नहीं बनाया जाता, हमेशा उसके कटिंग एज ही कार्बाइड के बनाए जाते हैं। हालांकि ये सारे टूल्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कि ड्रिल सारे के सारे कार्बाइड के आते हैं और कुछ टैप भी कार्बाइड के ही आते हैं सारे के सारे, बट ऑफ कोर्स इंडेक्सेबल ड्रिल भी अवेलेबल होते हैं। सो दिस ऑल बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। अब जो कटिंग टूल की बॉडी पे आगे कार्बाइड का एज लगाया जाता है उसे हम इंसर्ट कहते हैं, और जिस बॉडी पे वो इंसर्ट लगाई जाती है उसे इंसर्ट होल्डर या टूल बॉडी बोलते हैं। अब इंसर्टेड टूल बनाने का एक और फायदा है, ये इंसर्ट रिमूवेबल होती है। दैट मीन्स अगर इंसर्ट खराब हो गई या ब्लंट हो गई तो पूरा टूल नहीं बदलना पड़ता, सिर्फ वो छोटा सा कार्बाइड इंसर्ट निकाल के नया लगा देते हैं। ये टाइम भी बचाता है और पैसा भी, और मशीनिंग में टाइम और पैसा दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर कार्बाइड इंसर्ट का यूज़ होता है, पूरे कार्बाइड टूल का नहीं। एंड उसी से इंडस्ट्री पैसे पे पैसे छापती है, जिसमें से कुछ चिल्लर हमें भी देती है। अब दो चीज़ें ध्यान से समझो। चीज़ नंबर 1, मेरी गोरी चिट्टी स्किन का राज कोई क्रीम या दवाई नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। क्या बोला तूने? और दूसरी बात, जब हम कार्बाइड इंसर्ट यूज़ करते हैं कटिंग के लिए तो सिर्फ उसके मटेरियल से ही काम नहीं चलता कि कार्बाइड का कोई भी शेप का छोटा सा टुकड़ा उठाया और काटना शुरू कर दिया। उसकी शेप, एंगल, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसी डिज़ाइन को हम बोलते हैं इंसर्ट ज्योमेट्री। इस इंसर्ट ज्योमेट्री का सीधा सीधा असर कटिंग परफॉर्मेंस पर होता है, जैसे कि टूल अच्छे से काट रहा है या नहीं, टूल पे कितना लोड आ रहा है, सरफेस फिनिश कैसी आ रही है और टूल कितनी देर तक चलेगा। ज्योमेट्री के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज नोज रेडियस और दूसरा रेक एंगल। चलो दोनों को थोड़ा तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले नोज रेडियस। नोज रेडियस का मतलब होता है इंसर्ट के कोने का गोलापन। डिड आई से गोलापन? गोलाई बोल सकते हो, यानी कि उसकी गोलाई। सोचो एक टूल है जिसका बिल्कुल तीखा पॉइंट है,
वो मेटल को अच्छे से काट तो देगा, लेकिन थोड़ा भी प्रेशर ज़्यादा आया तो टूट जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, कोई भी चीज़ ज़्यादा तीखी है वो आसानी से किसी चीज़ के अंदर घुस सकती है, लेकिन जल्दी टूट भी सकती है, बिकॉज तीखी होने के साथ साथ वो बारीक भी हो जाती है, जिस वजह से उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। अब अगर उस टिप को थोड़ा गोल बनाते हैं तो क्या होगा, टूल थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगा और काटने के बाद फिनिश भी अच्छी देगा। और फिनिश अच्छी क्यों देगा, इसके लिए मैंने एक अलग क्लास बनाई है जो आप मेरी पहली वीडियोज़ में देख सकते हो। और गोल बनाने से स्ट्रेंथ क्यों आती है, स्ट्रांग क्यों होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। कोई भी चीज़ आगे से तीखी होने की बजाय अगर थोड़ी सी गोल है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको कुछ इंसर्ट ज़्यादा गोल मिलेंगी, कुछ कम गोल मिलेंगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी इंसर्ट पूरी की पूरी गोल बना दी जाए ताकि उसमें भरपूर स्ट्रेंथ रहे। जैसे मैंने बताया, तीखी चीज़ आसानी से अंदर घुस जाती है किसी भी मटेरियल के, लेकिन अगर वो चीज़ तीखी ना होके थोड़ी सी गोल है तो चाहे भले ही वो टूटे ना, लेकिन किसी चीज़ के अंदर उसे घुसाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ज़्यादा बड़े कॉर्नर रेडियस से किसी मटेरियल को काटने की मशीन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एंड वर्क पीस पे भी ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं। वाइब्रेशन ज़्यादा आ सकती है, चैटर ज़्यादा आ सकता है। मतलब छोटी रेडियस पे शार्प कटिंग मिलेगी पर टूल जल्दी टूट सकता है, और बड़े रेडियस पे स्मूथ फिनिश मिलेगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में नोज रेडियस का साइज़ काफ़ी सोच समझ के चूज़ किया जाता है, काम के हिसाब से। अब बात करते हैं रेक एंगल की। ये एंगल इंसर्ट के ऊपर का सरफेस का होता है, जिसे हम टूल के झुकाव की तरह समझ सकते हैं। अगर टूल आगे की तरफ झुका हुआ है तो वो बॉस का 1 नंबर का चमचा है। सॉरी, अगर टूल आगे की तरफ झुका हुआ है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव रेक। ये एंगल कटिंग को आसान बनाता है, मतलब मेटल ईजिली कटेगा, टूल पे कम प्रेशर आएगा और वाइब्रेशन भी कम होंगी। लेकिन इस एंगल से टूल का एज थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब वो जल्दी टूट सकता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब मटेरियल सॉफ्ट हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या फिर माइल्ड स्टील। अब अगर रेक एंगल नेगेटिव हो, मतलब टूल थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ हो, तो एज स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसे टूल्स ज़्यादा फोर्स झेल सकते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हार्ड मेटल पे किया जाता है, जैसे कि कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या फोर्जिंग पार्ट्स। लेकिन इसमें कटिंग थोड़ी टफ होती है और वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो सकती है। सेम कॉर्नर रेडियस की तरह पॉजिटिव रेक में फोर्स कम लगती है, एंड नेगेटिव रेक में मशीन को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इंसर्ट को मटेरियल के अंदर घुसाने के लिए। तो जब भी इंडस्ट्री में इंजीनियर्स किसी कार्बाइड इंसर्ट को मशीनिंग के लिए चूज़ करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री, जैसे कि नोज रेडियस एंड रेक एंगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गलत ज्योमेट्री से सरफेस खराब हो सकता है, टूल जल्दी टूट सकता है या काम सही नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता मैंने ये सेंटेंस इतने भद्दे तरीके से क्यों बोला। इसलिए इंडस्ट्री में हर कटिंग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ज्योमेट्री वाले इंसर्ट बनाए जाते हैं, जैसे फिनिशिंग के लिए छोटा रेडियस एंड पॉजिटिव रेक, एंड रफिंग के लिए बड़ा रेडियस एंड नेगेटिव रेक। ये छोटी छोटी ज्योमेट्री वाले चेंजेस ही एक प्रोफेशनल मशीनिंग को परफेक्ट बनाते हैं। कार्बाइड इंसर्ट अलग अलग शेप में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हर शेप का अपना एक पर्पस होता है, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, डायमंड या राउंड शेप। हर शेप कटिंग के टाइम अलग बिहेवियर दिखाता है। स्क्वायर इंसर्ट स्ट्रॉन्ग होता है एंड रफ कटिंग में यूज होता है क्योंकि उसका एज टूटने का चांस कम होता है। ट्रायंगुलर इंसर्ट इकोनॉमिकल होता है क्योंकि एक ही इंसर्ट में 3 या 6 कॉर्नर्स होते हैं। डायमंड इंसर्ट शार्प होता है और प्रोफाइल कटिंग के लिए, जहाँ पे थोड़ा डिटेल काम करना होता है, वहाँ पे यूज होता है। राउंड इंसर्ट मोस्टली फिनिशिंग के लिए यूज होता है क्योंकि उसमें चिप स्मूथली निकलती है एंड सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है। तो हर शेप का अलग कंडीशन के लिए यूज होता है और इसी वजह से इंडस्ट्री में वैरायटी ऑफ इंसर्ट मिलती है। अब बात करते हैं चिप ब्रेकर डिज़ाइन की। जब टूल मेटल को काट रहा होता है तब मेटल का एक टुकड़ा निकलता है जिसे हम चिप कहते हैं। बेसिकली कटा हुआ मटेरियल जब बाहर गिरता है उसे हम चिप कहते हैं। अगर ये चिप लंबी हो जाए और टूटे नहीं तो वो मशीन में अटक जाती है, सरफेस फिनिश खराब कर सकती है या वर्कर के लिए डेंजरस भी हो सकती है। इसलिए कार्बाइड इंसर्ट के ऊपर एक स्पेशल डिज़ाइन दिया जाता है जिसे चिप ब्रेकर कहते हैं। ये चिप ब्रेकर चिप को बेसिकली फोल्ड करता रहता है, घुमाता रहता है और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता रहता है। इससे टूल सेफ रहता है, चिप कंट्रोल अच्छा होता है और मशीन स्मूथली काटती है। चिप ब्रेकर के स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, लेकिन ये नाम हर कंपनी के हिसाब से अलग हो सकते हैं। जैसे सैंडविक कंपनी चिप ब्रेकर का नाम रखती है MF, MR, TF, RR। एग्जाम्पल के लिए MF मतलब मीडियम फिनिश, MR मतलब मीडियम रफिंग। वैसे ही मित्सुबिशी, टेक्यूटेक, क्योसेरा जैसे ब्रांड अपने अलग अलग कोड और नेम्स यूज करते हैं, जैसे LF यानी कि लाइट मशीनिंग, HF यानी कि हैवी मशीनिंग, RM रफ मशीनिंग, एक्सेट्रा। इन चिप ब्रेकर्स के नाम इंसर्ट के ऊपर इनग्रेव होते हैं या फिर पैकिंग पे लिखे होते हैं। तो इन्हीं कोड से हमें पता चलता है कि इंसर्ट किस टाइप के कटिंग के लिए बना है, लाइट, मीडियम या हैवी। अब आपको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। चीज़ नंबर 1, मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीता, मैंने सिर्फ शो के लिए यहाँ पे रखी हुई। दूसरी चीज़, इंसर्ट बिना चिप ब्रेकर के भी आते हैं और इनका यूज़ स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है, जैसे जब सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, ब्रास, एल्यूमिनियम, इन पे काम करना हो, या चिप ब्रेक ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहे हों नेचुरली मटेरियल के बिहेवियर के हिसाब से, तब चिप ब्रेकर की ज़रूरत नहीं होती। ये कभी कभी जब सरफेस फिनिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तब भी प्लेन इंसर्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि चिप ब्रेकर इंसर्ट यूज़ नहीं करते।
ताकि चिप का जो फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ रहे। देखो ये बहुत ही डीप में समझाने वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे आप मोटा मोटा ओवरव्यू ले लीजिए। किसी और वीडियो में इंसर्ट की ज्योमेट्री पे डिटेल में बात करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर आप किसी इंसर्ट पे लिखा हुआ कोड देखना चाहते हो तो उसमें यूजुअली इंसर्ट का शेप, साइज, नोज रेडियस, रेक एंगल, चिप ब्रेकर कोड एंड कोटिंग सब लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल CNMG 120408MF, यहाँ पे जो MF है वो चिप ब्रेकर का कोड है। तो इस कोड को पढ़ के हमें समझ आता है कि ये इंसर्ट किस टाइप के काम के लिए बना है। देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, कार्बाइड इंसर्ट एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो अलग से लगता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए एक टूल होल्डर चाहिए होता है। ये टूल होल्डर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसका शेप इंसर्ट के शेप से मैच होना चाहिए। सबसे कॉमन टूल होल्डर्स होते हैं टर्निंग टूल होल्डर्स, बोरिंग बार टूल होल्डर्स, पार्टिंग टूल होल्डर्स या ग्रूविंग टूल होल्डर्स। इन टूल होल्डर्स में एक सीट होती है, यानी कि छोटी सी पॉकेट जहाँ पे इंसर्ट बैठता है, और फिर क्लैंप या स्क्रू से उसे टाइट किया जाता है। होल्डर्स मोस्टली स्टील या स्ट्रॉन्ग एलॉय से बनते हैं जो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इंसर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर होल्डर वीक या गलत साइज का हो तो इंसर्ट काट नहीं पाएगा सही तरीके से या जल्दी टूट जाएगा। इसलिए इंसर्ट के टाइप जैसे कि CNMG, TNMG, इनके हिसाब से मैचिंग होल्डर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CNMG इंसर्ट के लिए PCLNR या DCLNR टाइप होल्डर यूज होता है। हर होल्डर का अपना इंसर्ट एंगल और क्लैंपिंग मेथड होता है। टूल होल्डर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच बेफजूल के रियलिटी शोज देखने की बजाय ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं अपना कीमती टाइम लगा के ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन दबा के, और अगर चाहो तो टिप के रूप में एक कमेंट। या सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।